है दोस्तों। चलिए, तो हमारा इस सिलेबस का लास्ट टॉपिक क्या है, हमारा क्या है टॉपिक, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड स्टेपर मोटर। यानी स्टेपर मोटर को हम लोग कैसे माइक्रो कंट्रोलर की सहायता से इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, ये बात हुई। इसके पोजीशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इससे बारे में पहले बात करने से पहले मैं ये पहले बता दूं कि पिछला लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो थोड़ा बहुत स्टेपर मोटर के बारे में देख लिए। मैंने थोड़ा बहुत बताया स्टेपर मोटर क्या होता है। स्टेपर मोटर मैंने बताया था, स्टेपर मोटर क्या होता है, एक प्रकार का, जैसे आप सभी मोटर पढ़े उसी प्रकार से होता है, लेकिन इसका रोटेशन जो होता है वो स्टेप वाइज होता है। स्टेप जिसके चलते मैंने स्टेपिंग एंगल भी बताया था, कितना होता था, तो 360/2 इंटू रोटर ऑफ टीथ इंटू रोटर ऑफ टीथ ऑफ स्टेटर। ठीक है, इसके नंबर ऑफ रोटर टीथ और नंबर ऑफ स्टेटर टीथ पर इसका क्या डिपेंड करता था, स्टेपिंग एंगल। और स्टेपिंग एंगल से ही हमारा क्या कैलकुलेट होता था, रिवोल्यूशन, कि कितना हुआ स्टेपिंग एंगल करेगा तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। बात क्लियर है। चलो देखो, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड स्टेपर मोटर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर मैंने बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, कि जब हम लोग क्या करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक्सटर्नल इंटरनल डिवाइस, यानी एक ही बॉक्स में माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी रहे, जो एक्सटर्नल इंटरनल डिवाइस रहते, जितना भी रिक्वायरमेंट की चीज रहे सब उसी में फिल हो गए, है ना। तो उस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। यानी माइक्रो प्रोसेसर की तरह ही माइक्रो कंट्रोलर होता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस को ऐड करते हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के अंतर्गत ये पहले से सभी होते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये ऑपरेशन कैसे करेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टेपर मोटर मैंने बताया था क्या होता है, 4 फेज होता है और 2 वाइंडिंग होता है स्टेपर मोटर। तो मैंने 4 फेज बताया, ठीक है, ये चारों फेज होंगे। अब देखो, मैंने इस चारों फेज के साथ मैंने एक 8255 मैंने इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, तो मैंने डेफिनेशन भी बताया था कि जब हम लोग सीपीयू को क्या करते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट पर इंस्टॉल कर देते हैं तो वो माइक्रो प्रोसेसर बनता था। ठीक है, तो वही मैंने इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया, माइक्रो प्रोसेसर लगाया, उसके साथ मेमोरी लगाया है। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। आप जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है, कि ये क्या करता है, बोलिए आप लोग, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि ये वर्किंग करता है, क्या काम करता है, तो एलयू इसके माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो काम कैसे करता है, तो इसके अंतर्गत 3 पार्ट होते हैं, रजिस्टर, एलयू, कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर क्या होता है कि जैसे ही आप किसी भी डेटा, कितने भी बिट के लेंथ के डेटा को आप इंटर करते हैं तो वो कुछ समय के लिए जाकर क्या होता है, रजिस्टर में होल्ड होता है। उसके बाद ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन करने के लिए फिर ये जो डेटा होता है क्या करता है कि एलयू में जाता है। एलयू क्या करता है, इसको फेच करता है, कहाँ से, तो मेमोरी से, इस मेमोरी से। ठीक है, फेच करने के बाद ये देखता है कि ये जो डेटा है वो मेरे मेमोरी में है कि नहीं। अगर ये मेमोरी में होगा तो फेच कर लेगा, फेच करने के बाद इसको डिकोड कर देगा किस में, एलयू में। अब एलयू में डिकोड करेगा तो एलयू क्या करेगा, इस पे ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन करने के बाद, डिकोड करने के बाद एलयू क्या करेगा, इस डेटा को, आउटपुट को क्या करेगा, आपके कंट्रोल यूनिट के पास भेजेगा। यानी कंट्रोल यूनिट खुद ले जाएगा। क्यों, आपने जो डेटा दिया वो डेटा को तो ऑपरेशन किया, कुछ मिल जाएगा भी, लेकिन क्या होगा कि इस डेटा को आपके डेस्कटॉप पे तो स्क्रीन पर शो करना होगा, तो वही कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इस डेटा को पकड़ता है, फिर इसको शो करता है आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे। समझ में आया। चलो, तो माइक्रो प्रोसेसर क्लियर हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, जहां पर मदरबोर्ड में भी लिखे होंगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मेमोरी समझ में आया। अब ये ऑपरेशन कैसे करेगा, तो आपको क्या करना है, इस 4 फेज को हमको कंट्रोल करना है। क्या करना है, इस 4 फेज को कंट्रोल करना है। यानी स्टेप एंगल में क्या होगा कि स्टेपर मोटर कैसे रोटेट करेगा, तो स्टेपर मोटर की अगर रोटेशन की बात करूं कि वो कैसे ऑपरेट करेगा, तो क्या होगा, इसमें आपका पहले क्या होता है, ए फेज एनर्जाइज होगा, उसके बाद बी फेज एनर्जाइज होगा, सी फेज एनर्जाइज होगा, देन डी फेज एनर्जाइज होगा। वह कैसे एनर्जाइज होगा, तो ये सभी जो डेटा होंगे आपके माइक्रो प्रोसेसर में सेंड होंगे। अब ये मेमोरी में सेंड होंगे। अब मेमोरी में क्या होगा, जब ये माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट करेगा तो ये मेमोरी से डेटा को लेगा। अब ये मेमोरी इस माइक्रो प्रोसेसर के बताएगा कि कौन सा आपके फेज को पहले एनर्जाइज करना है, उसके बाद किसको एनर्जाइज करना है, उसके बाद किसको एनर्जाइज करना है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इस मेमोरी में आपको सेट वैल्यू रहेगा किसका,
तो आपको कौन सा पहले फेज को एनर्जाइज करना, उसके हिसाब से आपके मोटर का क्या होगा, फेज एनर्जाइज होगा, और जैसे जैसे फेज एनर्जाइज होगा उसके हिसाब से आपका रोटर का मूवमेंट होगा। और किस पोजीशन में होगा, स्टेप के एंगल में होगा, स्टेप पोजीशन में, स्टेप एंगल के पोजीशन। ठीक है, तो मेमोरी में आपका पहले से सेट वैल्यू होगा कि हमको मोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कराना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराना होगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि मेमोरी आपने माइक्रो प्रोसेसर को आपने ओपन किया, माइक्रो प्रोसेसर ने काम किया, यहाँ से डेटा को लिया, कि डेटा लिया किस फेज को ऑपरेट कराना है, जो मान के चलिए ए फेज को ऑपरेट कराना है, तो ये सिग्नल इस प्रकार से आएगा और फिर ये ए फेज को देना एनर्जाइज करेगा। तो पहले ए फेज को एनर्जाइज किया तो वैसे रहा स्टेटर, फिर बी फेज को एनर्जाइज किया तो कुछ ऐसे में मुड़ जाएगा, सी फेज को करेगा ऐसे, फिर डी फेज को ऐसे, यानी एक कंप्लीट रोटेशन क्या देगा, स्टेप के एंगल में देना स्टार्ट कर देगा। अब ये कंप्लीट रोटेशन डिपेंड करेगा कि आप कंप्लीट रोटेशन कैसे डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा कि आपका क्लॉकवाइज करवाना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज करवाना है। अब क्लॉकवाइज मान लेते हैं कि पहले ए फेज को जनरेट किया, बी सी डी, अगर इस प्रकार से सीक्वेंस में अगर फेजेस को एनर्जाइज करें तो मान लेते हैं इस मोटर का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो अब क्या आप चाहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो आप क्या करेंगे, इस माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट देंगे, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में जाकर सेव करेगा, यानी मेमोरी में आपका डेटा सेव रहेगा कि हमको अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना है, रोटेट कराना है। तो माइक्रो मेमोरी से क्या आ जाएगा, सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर फेच करेगा, माइक्रो प्रोसेसर फेच करने के बाद क्या बताएगा कि हमको पहले डी फेज को क्या करना है, एनर्जाइज करना है। तो ये डी फेज एनर्जाइज होगा, सी होगा, बी होगा, फिर ए होगा, तो इस प्रकार से फिर ये मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब देखिए मैंने इसी ए फेज को यहाँ पर ले लिया, अब इस ए फेज को मैंने क्या किया, एक डायोड के साथ लगा दिया और ये ट्रांजिस्टर है, किस लिए, तो देखिए इस मैंने डायोड का इसलिए यूज किया है ताकि क्या हो गया, अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो तो ये करंट जो है इस डायोड से पास हो जाए, बाहर निकल जाए, ताकि आपका फेज ना लगे। ठीक है, तो इस प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस डायोड को लगा दिया, ग्राउंडिंग कर दिया। मोस्ट आप जानते हैं कि सभी इक्विपमेंट्स को ग्राउंड किस लिए किया जाता है, ताकि क्या, ताकि वो प्रोटेक्ट हो पाए, करंट शॉक ना लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में। अब देखिए पढ़ने का तरीका कैसे है, आपका एग्जाम आ चुका है, तो क्या कीजिए, पहले आप क्या कीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि क्वेश्चन बैंक उठाइए, थोड़ा प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा देख लीजिए कौन कौन सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होगा उसको आप देख लीजिए। ठीक है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन होगा उसको देन आप क्या कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, और आपका जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, देन आप उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, उसको फिर से रिवाइज कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। देखिए सेमेस्टर पास करने के लिए आपको रटना समझना कम और रटना ज्यादा होगा। समझने के चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारा लड़का समझता है लेकिन वो तो पास कर जाएगा, ऑब्वियस बात है, बट नंबर नहीं ला पाता है। तो समझने के साथ साथ आपको क्या रखना, आपको कि हमको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यू को याद रखना है। जैसे कि सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे होंगे तो सिंक्रोनस मशीन में जितना भी फॉर्मूला है उसको एकदम माइंड में रखिए, वो क्या होगा कि फॉर्मूला याद रहेगा तो आप समझे भी नहीं होंगे। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं सेमेस्टर में कि पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर हो जाता है। ठीक है, वो ऐसे वैल्यू रखिएगा बस आंसर आपको मिलता है, तो वो सभी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा मैसेज कॉल जैसे भी होगा करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। लिख भी देते हैं, चलो एंड हो गया आपका सिलेबस।